हेलो दोस्तों, तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हिंदी क्लास 10 चैप्टर 1 है। ठीक है, मैंने इस लेक्चर से पहले एक लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें आप लोगों को लेखक परिचय के विषय में बता दिया गया था। चूँकि इस पाठ के लेखक जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके लेखक है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना इसे पूरा लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। आप लोग को अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बच्चों, यह हमारा चैप्टर जो है वह निबंध है। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस चैप्टर में अपने निबंध के जरिए इस चैप्टर को बता रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, तो आपका फर्स्ट ही पॉइंट में लिखा है कि यह विडंबना की ही बात है। मतलब कि यह मजाक, विडंबना का अर्थ क्या होता है? मजाक। विडंबना का अर्थ हमारा मजाक होता है। यानी कि यह मजाक की ही बात है कि इस युग में भी, मतलब कि जो आज का युग चल रहा है उसमें जातिवाद, मतलब कि जातिवाद के जो पोषक होंगे ना, मतलब कि उन्हें क्या करते हैं, पोषण देने वाले लोग जो होंगे ना, पोषकों का मतलब यही होता है कि पोषण प्रदान करने वाले, तो पोषकों की कमी नहीं है। मतलब कि यह कह रहे हैं कि आज यह मजाक का ही बात है कि इस युग में भी, आज के समय में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। इसके पोषक हैं, कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। मतलब इसको जो समर्थन देने वाले लोग होते हैं ना, वही कई सारे आधारों पर क्या कर सकते हैं, समर्थन देते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, मतलब कि बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब कि जो आज का आधुनिक सभ्य समाज है वह कार्यकुशलता, मतलब कार्य की कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या कर रहा है, आवश्यक मानता है। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मतलब कहा जा रहा है कि जाति प्रथा, यह जो जाति प्रथा है भी क्या है, एक प्रकार का श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि जो यह कथन कहा जा रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, मतलब कि आपत्ति के स्वरूप में है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। मतलब कि बाबा साहब कह रहे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, मतलब कि यह श्रम मतलब कि कामों के आधार पर विभाजन है, लेकिन उसके साथ साथ श्रमिक, मतलब कि जो श्रमिक लोग, काम करने वाले लोग हैं, उनके आधार पर भी क्या किया गया है, विभाजन का रूप लिए हुआ है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। मतलब कहा जा रहा है कि श्रम विभाजन जो है वह निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है। तो आपको बताना है कि श्रम विभाजन एक सभ्य समाज की आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। मतलब कि जो सभ्य समाज में श्रमिक विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों, मतलब मजदूरों के लिए विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत की जाति प्रथा, मतलब कि हमारे देश की जो जाति प्रथा है कि एक और विशेषता है कि हमारे देश की जो जाति प्रथा है उसकी कोई और विशेषता है जो कि आपको बताया जा रहा है। यह है कि वह जो विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि मतलब कि यहाँ पे अस्वाभाविक विभाजन तो नहीं करती ही है, लेकिन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है। मतलब जो वर्ग जो आगे पीछे ऊंचा नीचा बांटा गया है ना, उसमें क्या करती है, यह एक दूसरे को, विभाजित वर्गों को एक दूसरे से क्या करती है, ऊंचा नीचा दिखाने का कोशिश करती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यह कहा जा रहा है कि जो यह व्यवस्था है ना, विभाजित वर्गों को ऊंचा नीचा देखने की व्यवस्था, वह किसी भी देश में
विश्व के किसी भी समाज या देश में नहीं देखा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहाँ विडंबना की बात क्या है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विडंबना की बात क्या है, मतलब विडंबना का मतलब हंसी मजाक की। तो यह विडंबना की ही बात है कि आज के युग में भी क्या जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। यह भी पूछा जा सकता है कि आज के युग में किसकी कमी नहीं है, किसके पोषकों की कमी नहीं है, तो आपको बताना है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यदि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यहाँ से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बना करके खुद से टाइप करके दिया जाएगा और उसका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मतलब कि कामों के आधार पर विभाजन मान लेते हैं तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, मतलब कि वास्तविक या स्वाभाविक सही तरीके से विभाजन नहीं होगा। क्योंकि अब इसका कारण बताया जा रहा है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया, मतलब कि हमारे द्वारा जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह क्वेश्चन मैंने टाइप करके रखा है, यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये VVI ऑब्जेक्टिव है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कुशल व्यक्ति मतलब कि अच्छे मतलब कि जो सक्षम व्यक्ति होंगे ना या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अब हम जानते हैं कि हम लोग व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो कहा जा रहा है कि व्यक्तियों की क्षमता को हमें किस तरीके से विकास करना चाहिए जिससे वह अपने पेशा को या कार्य का चुनाव खुद कर सके, मतलब अपने कार्य को वह स्वयं से ही क्या कर सके, ढूंढ सके, कर सके। तो यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है आपको। इस सिद्धांत के विपरीत, ठीक है, इस सिद्धांत के यानी उल्टा जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि मतलब कि जो यह सिद्धांत जो बताया गया है उसकी ठीक उल्टा जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित हो जाता है। तो इस पॉइंट में आपको कहा जा रहा है कि आजकल क्या होता है हमारे समाज में, खास करके हिंदू समाज में, कि लोग को किसी बच्चों का जन्म हो जाता है तो उसी टाइम से उसका क्या हो जाता है, कार्य पेशा सभी निर्धारित कर दिया जाता है माता पिता के ही सहारे। यह लेकिन उचित नहीं है। वह किसी कार्य में जब उसका लगन है और वह उस कार्य को करना चाह रहा है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में उस कार्य को उसे करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है। तो आपका यह सेकेंड पैराग्राफ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर आगे। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया है। यदि आप लोग को समझ में ना आ रहा हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि भैया ये मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों आपका थर्ड पैराग्राफ में कह रहा है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मतलब कि जो जाति प्रथा होता है वह पेशा या काम को दोषपूर्ण मतलब कि किसी दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जाति प्रथा क्या करती है, पेशे से क्या करती है, लोगों को एक जीवन भर के लिए मनुष्य को क्या करती है, एक ही पेशे में बांध करके रख देती है। वह अपने कार्य कुशलता के अनुसार भी कोई काम को नहीं कर सकता है, भले ही पेशा
अनुपयुक्त या अपर्याप्त हो। मतलब कि उस व्यक्ति के लिए क्या हो, वो पेशा अनुपयुक्त मतलब कि उपयोग ने उसके लिए अच्छा न हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों क्यों न मर जाए, भूखों क्यों न मर जाए। लेकिन आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन मतलब कि अकस्मात की अचानक मतलब कि कोई परिवर्तन हो जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि भले ही वह पेशा अनुपयुक्त उसके लिए वह उस कार्य में रुचि नहीं रखता हो या फिर उसे करने का मन नहीं हो या फिर वो क्या हो जाए भूखे मरता हो, लेकिन उसे आधुनिक समय में क्या किया जाता है, उसे उस काम को नहीं करने दिया जाता है जो कि उसके जन्म पेशा से अलग हो। तो यही कहा जा रहा है कि निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है या पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में यह में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। मतलब कि उसे भूखे तो मरना ही पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। मतलब कि वो भूखे मर जाएगा लेकिन उसे पेशा को कोई परिवर्तन नहीं करने देगा। तो जैसा कि आप देखिए हिंदू धर्म की जाति प्रथा, जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा है ना, किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने यानी कि ऐसे पेशे चुनने की अनुमति कभी नहीं देती है। जो हमारा हिंदू समाज है खास करके वह क्या करता है, ऐसे पेशे को चेंज का बदलने का कोई अनुमति ही नहीं देगा, चाहे वह भूखे व्यक्ति क्यों ना भूखे मर जाए, लेकिन उसकी उसकी कोई किसी को कोई फिक्र नहीं रहेगी। जो उसका पैतृक पेशा है, मतलब कि पैतृक का अर्थ यह होता है कि माता पिता के साथ जहाँ उनका जन्म हो जाता है, यानी कि पैतृक भूमि माता पिता की जो ज़मीन होती है जहाँ पे उनका जन्म हुआ होता है वही उसका हो गया पैतृक पेश भूमि। और पैतृक पेशा मतलब कि जन्म के आधार ही पे ही उसका क्या हो गया, जो पेशा कार्य करने का जो पेशा चुना गया है उसे कहेंगे हम लोग पैतृक पेशा न हो। भले ही वह उसमें पारंगत, भले ही वो क्या हो उसमें क्या रखता हो, अभिरुचि रखता हो, वह उस काम को करने लायक एकदम अच्छा से हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। दोस्तों तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आपको बताना है जाति प्रथा। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आपको बताना है जाति प्रथा। तो आपके पास अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कर। दोस्तों मैंने पहले दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब चौथे नंबर पैराग्राफ की बारी है, तो हम लोग चौथे नंबर पैराग्राफ को कंप्लीट कर। दोस्तों आपका चौथा नंबर जो कि पैराग्राफ है उसमें कहा जा रहा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। मतलब कि इस प्रकार जो कहा जा रहा है कि देखा जा रहा है कि श्रम विभाजन की दृष्टि, जो काम के आधार पर विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर रूप से क्या है, दोष मतलब कि दूषित हो रही है, ठीक है। यहाँ तक का इसका अर्थ ये हो गया। तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर क्या है, आधारित नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डॉडर पे आधारित या निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है। मतलब मनुष्य की जो व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी स्थान अथवा महत्व नहीं रहता।
इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न बड़ी समस्या है। मतलब कि जो आज इस आधार पे हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आज का जो समस्या है ना बहुत उद्योग धंधों में कि कोई काम यदि कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता है, निर्धारित कार्य को की अरुचि मतलब कि उसे में रुचि नहीं हो रहा है, लेकिन उसे क्या करता है, पैसों के मजबूरी में क्या करना पड़ता है, विवशता पूर्वक, मतलब कि विवश वह करना नहीं चाह रहा है लेकिन उसे से क्या करवा रहा है, विवश होकर के उसे करना पड़ रहा है, वह काम को करना पड़ रहा है लेकिन वह करने में अभिरुचि नहीं रखता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना। तो देखिए ऐसी स्थिति स्वभावतः मतलब कि स्वाभाविक है कि आ जाता है कभी कभी मनुष्य को दुर्भावना। मतलब कि मनुष्य की दुर्भावना मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, वह मनुष्य दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति हो जाता है। मतलब उसका दुर्भाग्य उसके साथ रहता है लेकिन भाग्य उसके साथ अच्छा काम नहीं करता है। से ग्रस्त रहकर टालू यानी कि बहुत सारा ढेर सारा काम करने और कम काम करने के लिए उसे क्या करता है, प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है और न दिमाग, मतलब जो वहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, तो आप ही के साथ सोचिए ऐसा कभी हो जाए तो आप ही को का दिल लगेगा क्या और वहाँ पे मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, मतलब कि कोई अच्छा कार्य या फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सो कहा जा रहा है। अतः यह निर्विवाद मतलब कि निर्विवाद है। ठीक है, निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू के लिए जाति प्रथा भी क्या है, हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियम से जकड़कर निष्कर्षीय बना देती है। मतलब कि क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि मतलब कि वह प्रेरणा उसमें नहीं है, उसे रुचि नहीं है, आत्मशक्ति मतलब कि वह करना नहीं चाह रहा हो लेकिन वह उसको क्या करता है, अस्वाभाविक नियम में जाकर जकड़ जाने के कारण मतलब फंस जाने के कारण उसे निष्कर्षीय बनना पड़ जाता है। तो आपका चौथा नंबर भी पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब 5वें नंबर पैराग्राफ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ मेरे द्वारा। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब रचनात्मक पहलू पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चर्चा करने वाले हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातीय के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो सही बात कह रहे हैं कि जब वो ये बात आलोचना कर रहे हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं उनसे प्रश्न कि जातियों के विरुद्ध हूँ, मतलब कि वो जाति के विरुद्ध हैं तो फिर वह आदर्श समाज किसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे द्वारा जब वो कह रहे हैं कि आदर्श समाज की परिभाषा दे रहे हैं, मेरा उत्तर यह होगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मतलब कि जो आदर्श समाज होगा वह कैसा होगा, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदर्श समाज कैसा होगा, तो आपको बताना है, ये लाइन को कवर करके बता देना है। ठीक है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, किसी भी आदर्श समाज में गति इतनी होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति वांछित परिवर्तन में क्या हो, यहाँ पे वांछित लिखा है, वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। मतलब कि जो ऐसा समाज बनाया जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, सभी लोगों का भाग लेना जरूरी होता है तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहनी चाहिए। मतलब उसकी रक्षा हम सभी को करनी चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए।
मतलब कि सामाजिक जीवन में क्या होना चाहिए, आवाज़ संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह स्वाभाविक रूप है। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि यह कि क्या कहा जा रहा है कि इनके साधन के क्या, यह कि दूसरे दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह स्वाभाविक रूप होना चाहिए। मतलब कि लोकतंत्र की परिभाषा में ही कहा जाएगा कि यह दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का क्या स्वरूप है। आपसे पूछा जाएगा भाईचारे का क्या स्वरूप है, तो आपको बताना है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या होता है, भाईचारे का स्वरूप होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम, जो इसका दूसरा नाम होगा क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। ये जो कहा जा रहा है तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक स्वरूप है, और इसी का दूसरा नाम क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। मतलब कि लोकतंत्र में केवल और केवल शासन ही नहीं किया जाता है, बल्कि लोकतंत्र मूल्यतः सामूहिक जीवनचर्या, मतलब कि मूल्यतः क्या कहा जा रहा है कि जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सीमित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। मतलब कि यह क्या है, लोकतंत्र सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का एक नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। जो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होना चाहिए कि लोगों को इसमें दूसरे लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। तो अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चैप्टर का। आप लोग स्टार्टिंग से चैप्टर को देख सकते हो, जैसा कि यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है कि यह किस प्रकार से लिखा गया है। आई होप कि आपको यह चैप्टर समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पे आपका यह चैप्टर एंड होता है दी एंड। ओके, अब आपको नेक्स्ट लेक्चरों में इस चैप्टर का जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका शब्द विधि, विडंबना का मतलब ये सब कहा जा रहा है, ठीक है। शब्द विधि को आप देख सकते हो। आज अब कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।